हाँ दोस्त, दिसंबर 2020 में जितने भी स्टूडेंट सीएमए फाइनल में कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मैंने एमटीपी निकाला है, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए। 5-10 मिनट मैं आपको लूँगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक इन्फॉर्मेशन आ रही है और मेरे पास एक जानकारी है कि जो इंस्टीट्यूट है वो सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल दोनों के एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में करने का प्लान बना रही है दिसंबर 2020 से। तो अब ये सोच करके आप बड़े पैनिक हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो सारी तैयारी कर ली है, हमारी कंप्यूटर की स्किल अच्छी नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये कैसे हो सकता है, फिर हंगामा मचेगा, कैसे हो जाएगा सब्जेक्टिव मोड का एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे ऑनलाइन। तो इन सब बातों के क्लैरिफिकेशन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो आपके पास में ये एमटीपी है ये भी उन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिएगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपके घर से होगा या डेजिग्नेटेड सेंटर से होगा ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर पे, तो वो एग्जाम में आप यूज करेंगे पेन, पेपर, कैलकुलेटर। आप बोलेंगे ये कौन सा एग्जाम होता है, ये तो फिजिकल मोड में जब एग्जाम होता है तब होता है, इसमें ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें ये पॉसिबल है और उसी के लिए मैं ये एमटीपी बना के लाया हूँ। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ये प्लान कर रही है कि सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए जाएं 100%। अब आप बोलेंगे 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हमने तो सब्जेक्टिव की तैयारी कर रखी है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव की क्या आवश्यकता आने पड़ी, कैसे होगा वो, कहाँ से आएंगे इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? आप मुझसे भी बोलेंगे आप तो 3-3 पेपर पढ़ा रहे हो, लाओ 4-5 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे डालो, अभी हम रट डालते। आपको वो भी करने की आवश्यकता नहीं। इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे प्लान को, एक ऑल्टरनेटिव को ध्यान में रखा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पेपर भी ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना भी नहीं पड़ेगा, जैसे आपकी तैयारी थी वैसी होगी, आपको कंप्यूटर पे कुछ टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। आप कहेंगे ये तो बड़ी तगड़ी बात हो गई, तो इसको समझना जरूरी है। मैं आगे एमटीपी समझाऊं उससे पहले 2 चीज़ें बता रहा हूं। नंबर 1, ये मेरे पास सिर्फ जानकारी है, मैं अभी इसको कन्फर्म नहीं कर सकता कि इस तरीके का पेपर दिसंबर में होगा या नहीं होगा। इंस्टीट्यूट इस ऑल्टरनेटिव को ध्यान में रख रही है और मेरे जानकारी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बन रहा है या जिसको ट्रायल किया जा रहा है उसी का मैं एक डेमो, जो मैंने खुद बनाया है, ये इंस्टीट्यूट के डेमो नहीं है, जो वो एक ऑल्टरनेटिव कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है। अब देखिएगा ध्यान से, 2-4 मिनट पेपर का डिस्कशन कर देता हूँ, फिर ये पेपर आपको एक उस पे मिल जाएगा, गूगल लिंक मैं क्रिएट कर देता हूँ, उस गूगल लिंक पे ये आपको मिलेगा नीचे यूट्यूब में, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक शेयर्ड मिलेगा, आप लिंक को क्लिक करके वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आज नहीं दे रहा हूँ, आपके पास 2 दिन का वक्त है, आप इसका सॉल्यूशन खुद कीजिए और खुद एनालाइज कीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड तो आपको क्या कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं पेपर का रिव्यू आपको करवा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान,
नंबर एक। नंबर दो, जो दूसरी बड़ी चीज है कि क्या क्या प्रोफेशनल कमियां होंगी और क्या क्या इससे इंक्रीमेंट होगा। और नंबर तीन, इससे वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। हम इन सब बातों को चर्चा में लाएंगे। पहले पेपर देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा वैसे भी ऑब्जेक्टिव ही रहता था 20 नंबर का, इसलिए इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। और एक चीज़ और भी बताएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये सब आपके स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं और रिवाइज्ड कोर्स कंटेंट को ध्यान में रखते हुए। तो पहले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वो आप पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। दूसरे सेक्शन में हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन चाहिए। मतलब 5 क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना होता है 7 क्वेश्चन में से, जिसमें सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 2A। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले बार दिसंबर एग्जाम में आया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन गाइडेंस का। मैंने इसके ऊपर 4 क्वेश्चन बनाए हैं ऑब्जेक्टिव। उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन पिछली बार उन्होंने पूछा था, मैंने उसी को ऑब्जेक्टिव मोड में कन्वर्ट कर दिया है। सेम क्वेश्चन इन्वेंट्री के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, हमने उसको एज इट इज ऑब्जेक्टिव मोड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशंस तो सारी करनी पड़ेंगी सीट पे, और जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे नहीं तब तक आप इसको टिक आउट नहीं कर सकते। मतलब आप इस ऑप्शन को का आंसर निकाल ही तब सकते हैं जब आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें, अदरवाइज आप कुछ का कुछ निकाल बैठेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन ऐसे बने हुए हैं कि हर डाउट या हर ऑल्टरनेटिव जो गलत है वो भी आंसर में दे रखा है। तो सही आंसर निकालने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आप अपने पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ टिक कर देंगे, बस इंस्टीट्यूट के पास जो आंसर जाएगा वो फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप ये चारों क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे। मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन फिजिकल मोड में होता तो आप क्या करते, वो कैलकुलेशन छोड़ के आ जाते। और अभी क्या करना है, आपको रफ शीट में कैलकुलेशन करनी है, यहाँ टिक करना है। मतलब आपको काम वही करना है, पहले पूरा आंसर आप बनाएंगे तब यहाँ टिक कर पाएंगे। अब कई सोच रहे नहीं हम तो ऐसे वैसे कर देंगे, वो भी नहीं होगा। ये बना हुआ ऐसे है कि जब तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, आप किसी न किसी गलत आंसर पे टिक कर डालेंगे। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और टिक करने के लिए सिखाना नहीं होता कि कहाँ टिक करना है, वहाँ बना होगा जो भी ऑप्शन आप डाल देंगे। मतलब आपको अब ये ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो, मैं अभी फिक्स नहीं कह सकता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर मान के चलो अनाउंसमेंट कर देते कि इस तरीके का पेपर होना, तो आप घबराएंगे नहीं। और अब तो शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे, लोगों की कमी है नहीं, ये लो मैं 4000 क्वेश्चन देता हूँ ऑब्जेक्टिव, और लिया पागल हो गए। कुछ नहीं करना है, सब सेम रहेगा। जो क्वेश्चन आपके पास है, जो आप आंसर निकाल रहे थे स्टेप बाय स्टेप, उसी को वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपकी प्रिपरेशन सेम रहेगी। बस जब इंस्टीट्यूट वाले आएंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर देंगे जहाँ पे टिक करना होगा, वो 2-4 सैंपल सेट डालेंगे ही, आप वहाँ करके देख लेंगे, ताकि आप यूज टू हो जाए, वहाँ समय बच जाए। अब फिर अगला क्वेश्चन मैंने लिया है उसी का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था, इस पे भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। अब जिसको ये नहीं पता है ऑब्जेक्टिव, वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, उससे होगा नहीं, क्योंकि केसेज ऊपर लगे हुए हैं, नीचे आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर देने। और आंसर भी जो हमने बनाए हैं, हर चीज ऐसे बनाए हैं, हर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है जो इसमें आपको लगेगा कि यही सही है। इसलिए आपकी पूरी पकड़ चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद मैंने क्वेश्चन ली है कंसोलिडेशन के, आपको याद भी आ गया होगा, ये पिछले बार आपके एमटीपी में आया था वर्कबुक में, वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है। अब देखो, इसमें आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने नीचे लिखा है बैलेंस शीट टोटल एंड फिगर ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। अब जब तक पूरी बैलेंस शीट आप बनाएंगे नहीं, तब आप तक आपको पता कैसे लगेगा बैलेंस शीट की टोटल कितनी हुई। तो आपसे वर्किंग वो पूरा ही करवा लेंगे, बस वर्किंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। मतलब आपका 1 मिनट समय नहीं बचना है।
ना आपका कोई ऐसी चीज है जो, हाँ उन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जरूर जिनकी राइटिंग खराब होती थी मेरी तरह। अगर राइटिंग खराब है आपकी तो इंस्टीट्यूट के पास वो राइटिंग नहीं जाएगी, इंस्टीट्यूट के पास सिर्फ फाइनल आंसर जाएगा। तो जिनकी राइटिंग बड़ी खराब होती थी उनके लिए सुकून की बात है। अब फिर मैंने एक केस स्टडी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखेंगे गुडविल के क्वेश्चंस हैं, ये भी पिछले बार आए थे, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। अब एफएमपी वो तो निकाल ही नहीं सकता ना जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर ले। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता लगाओगे? जब तक कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट नहीं करोगे सीट पे आपको पता ही नहीं लगेगा। एफएमपी जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे पता ही नहीं लगेगा। गुडविल जब वैल्यू ऑफ बिजनेस जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे पता ही नहीं लगेगा। तो ये पूरी बात है। उसके बाद में आते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट पे। ये भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है, उसी को मैंने बनाया। अब ये पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं करेगा वो इस साल अगले साल कितना खर्चा हुआ, अगले साल खर्चा होकर रिबट कितना हुआ, उसकी क्लोजिंग फेयर वैल्यू कितनी, पूरा क्वेश्चन आपको अकाउंट तक बनाना पड़ेगा तभी जाके ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। उसके बाद में हमने ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का क्वेश्चन लिया है, इन डेज 105 का, उसमें भी वही हाल है। फिर मैंने फेयर वैल्यू का एक क्वेश्चन दिया, उसमें भी वही हाल है, हर कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है फेयर वैल्यू कैलकुलेशन का। उसके बाद एनबीएफसी का क्वेश्चन लिया है, उसमें भी वही हाल है, पूरा सवाल सॉल्व करेंगे तभी टिक कर पाएंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सर थ्योरी में कैसे बना दोगे? वो भी बना दिया मैंने। अब थ्योरी में पढ़ के जो बच्चे पास हो रहे थे उनके लिए थोड़ा ये सेटबैक होगा, क्योंकि थ्योरी में क्या करेंगे, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, 1 2 3 बातें मैंने लिखी हैं। अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक बात मैंने कहीं और से घुसा दी और वहां फंस गए, या 2 घुसा दिया। तो थ्योरी में अब आप एग्जैक्ट अगर आपको पूरी चीज पता रहेगी तभी आप ये टिक कर पाओगे। इसलिए जो लोग थ्योरी पढ़ के पास हो रहे थे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम जरूर है। और मुझे ये भी लगता है कि थ्योरी के हो सकता है थोड़े कम क्वेश्चन बने इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बढ़ सकते हैं, मैंने भी 8 नंबर बढ़ा दिया है पिछले साल के कंपैरिजन में। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या क्या हो सकता है, अब इसमें हो सकता है कि मैंने कोई और किसी और चीज का पॉइंट डाल दिया हो। ऐसे में जैसे इसमें 5 पॉइंट लिखा है, नीचे लिखा और अप अबव, और मैंने एक किसी और जगह का डाल दिया, फंस गए आप। या मैंने 4 किसी और जगह का डाल दिया, फंस गए आप। तो आपको थ्योरी में अब और भी ज्यादा एग्जैक्ट रहना पड़ेगा सॉल्यूशन करने के लिए। आखिरी क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेट बदला है सिर्फ। आखिरी क्वेश्चन में क्या रहता था, आपको 4 क्वेश्चन करने होते, 4 × 4 16 के, और अब मैंने 8 क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिए 2-2 नंबर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टैंडर्ड कवर हो पाए। तो उसमें भी आपको ये प्योर थ्योरी है प्योर थ्योरी ही, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड भी और जो अलग थ्योरी के चैप्टर से वो भी कवर हो रहे हैं। तो ये एमटीपी आप जरूर करेंगे। अगर ये एमटीपी आपको दोनों ही केस में बेनिफिट पहुंचाएगा, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर फिजिकल मोड में होता है तब भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आंसर आपको पूरा ही करना है। अगर फिजिकल मोड का हुआ तो पहले क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव कट जाएगा, आंसर तो अभी भी आप बना ही रहे तब भी बनाएंगे। और अगर ये ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ तब भी आपको बेनिफिट है, आप सॉल्व कर ही रहे हैं। मतलब सिंपली कहने का ये मतलब हो गया कि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव मोड का होता है तो जो आप लिखते थे वो लिखा हुआ इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाएगा, लिखना तो तब भी आपको पड़ेगा, क्योंकि तभी आप ढूंढ पाएंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब स्टूडेंट्स के लिए इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स का क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। पहले मैं फायदे की बात कर रहा हूं, बेनिफिट्स, स्टूडेंट बेनिफिट्स। स्टूडेंट को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल सकता है वो देखिए। स्टूडेंट्स बेनिफिट नंबर 1, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही, मतलब आपको प्रेजेंटेशन से आप बच जाएंगे, लाइन वाइन खींचने से बच जाएंगे, तो थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन इन प्रेजेंटेशन। ड्राफ्टिंग स्किल से आप बच जाएंगे, अगर उसके ऊपर कोई नंबर मिलता है
जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर में तो बहुत असर ही नहीं पड़ता, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो 3 पेपर में, तीनों पेपर में ही ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही है, तो उसमें कोई असर नहीं पड़ता। थ्योरी पेपर में ड्राफ्टिंग स्किल जिसकी कमज़ोर थी वो वहाँ से बच जाएंगे, तो आपको थोड़ा ये बेनिफिट मिलेगा। अब स्टूडेंट के लिए हार्डशिप क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स को हार्ड पॉइंट क्या होगा? दिसंबर में बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हार्ड पॉइंट क्या हो सकता है? अब आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, नो सिलेक्टिव स्टडी। अब आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपको विदाउट डाउट पेपर में पहुंचना पड़ेगा, डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर वो ऑप्शन रहेगा एग्जाम में जो आपके डाउट का आंसर होता है, तो आपको 100% क्लियरिटी की जरूरत पड़ेगी, इन डेप्थ नॉलेज। अब आप भाग नहीं सकते, जैसे ये इंडेक्स छोड़ देते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ये एस छोड़ देते हैं, ये हटा देते हैं, इस पे आप नहीं चलेंगे। आपको अब ज़्यादा डेप्थ में और ट्रांसपेरेंट नॉलेज चाहिए होगी, और क्वेश्चन के वॉल्यूम बढ़ाए जा सकते हैं, क्वेश्चन वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ये आपके लिए हार्ड होगा। मैं कह रहा हूं कंप्यूटर स्किल का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंप्यूटर स्किल है नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फाउंडेशन के पेपर में टिक करना था, टिक तो वही करना है, लेकिन फाउंडेशन की तरह पेपर तो नहीं बनेगा फाइनल में, तो आप भी जानते हैं पेपर तो वही बनेगा जो पहले बन रहा था। तो अब आप सिलेक्टिव स्टडी से नहीं चल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे जो स्कोप होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी चाहिए, बिना डाउट के नॉलेज चाहिए, ये नहीं कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। सब्जेक्टिव आंसर में जैसे थ्योरी वगैरह होता है, दो पॉइंट कम ही डाल दिया तो क्या होगा, 5 में 3 तो मिलेंगे, ये सब प्रॉब्लम अब आप इस हटाना पड़ेगा। नॉलेज इन डेप्थ चाहिए, आपको पढ़ने पे प्रॉपर समय लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के वॉल्यूम इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि लिखना तो आपको पूरा पड़ेगा ही, लेकिन वो एक प्रेजेंटेशन और अरेंजमेंट में नहीं लिखना पड़ेगा, लिटरेचर वगैरह ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो आधा घंटा का जो टाइम इससे बच सकता है उतने का एक्स्ट्रा क्वेश्चन लोड कर दिया जाएगा। हो सकता है करंट एग्जाम में ना किया जाए, लेकिन आगे के एग्जाम से लोड करेगा, तो आपको अपने जो नॉलेज है उसको पूरा बढ़ाना पड़ेगा। अब है इससे प्रोफेशन के ऊपर क्या हिट पड़ेगा? क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देने से प्रोफेशन की वैल्यू घटती है? मेरे पास ऐसे भी सवाल आए हैं। तो प्रोफेशन की वैल्यू इससे कोई कुछ नहीं घटती, प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट। और जैसे इंस्टीट्यूट के लोग कहते हैं कि इससे कंप्यूटर स्किल भी बढ़ेगी, तो ये भी उनका भी क्लेम मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे कोई कंप्यूटर स्किल भी नहीं बढ़ने वाली और ना इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोफेशन पे। हाँ, अगर घर बैठे एग्जाम होगा, अगर होम बेस्ड एग्जाम होगा, तो एक र्यूमर उड़ सकता है मार्केट में कि बच्चे देख करके पेपर पास हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदे के घर में जाके आप पूरा अरेंजमेंट कर लोगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम लग रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट को ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, इंस्टीट्यूट को रेपिटेटिव क्वेश्चन घटाना पड़ेगा, मतलब जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनाने पड़ेंगे, तो रेपिटेटिव क्वेश्चन में थोड़ा सा रिडक्शन हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेपिटेटिव क्वेश्चन रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देने से कोई वैल्यू नहीं रहती, कई लोग मुझे बोले क्या वैल्यू रह जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, सीए फाइनल में 3 पेपर को छोड़ करके 5 पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं आ रहे, एसएफएम में नहीं आ रहे और कोस्टिंग में नहीं आ रहे। बाकी 4 पेपर में 30-30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और जीएफआरएस जो केस स्टडी है, जो सबसे मजबूत पेपर माना जाता है, उसमें 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव आ जाने का ये मतलब नहीं होता कि बड़ा सिंपल हो गया, ऐसे झंझटों में मत रहना, ऐसा भी लोग कई बार समझ लेते हैं, इसलिए मैंने टेस्ट पेपर आपको एडवांस में दिया। अगर ऑब्जेक्टिव मोड का एग्जाम नहीं भी होता है, अगर ऑब्जेक्टिव मोड का एग्जाम नहीं भी होता है, तब भी ये टेस्ट पेपर आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन सब वैसे ही सेट हुए हैं, बस मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बना दिया कि अगर वो ऑब्जेक्टिव मोड में लेते हैं तो आपको एक बार एक सेट पैटर्न पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ेगा आगे चल के,
जैसे कई बार ये चीज़ छोड़ देते हैं, वो चीज़ छोड़ देते नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, बिना डाउट के जाना पड़ेगा एग्जाम में, डाउटफुल सिचुएशन में नहीं जा सकते, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी, और क्वेश्चन के वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लिखने में लिखना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन तब कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, कोई अंग्रेजी के शब्द बड़े अच्छे नहीं लिखने, पैराग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो उसकी वजह से जो 30-35 मिनट की सेविंग होगी एग्जाम में, उसके वजह से वो क्वेश्चन बढ़ा देंगे। वैसे इस क्वेश्चन का जो मैं आपको एमटीपी दे रहा हूं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रैक्टिस से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको एडवांस में पता लग जाएगा। कल को हो सकता है दोस्त ऐसा हो जाए, कल को हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि अचानक से बोले कि अब ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो बिना देखे ही आप परेशान होने लगे। ये जो मैंने बनाया है नोट, आप जो बच्चे, सिर्फ ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, हर पेपर के लिए आपको एक सैंपल मिल रहा है, इंटर के बच्चे हों, फाइनल के बच्चे हों, सब जरूर देखें इसको। कम से कम सॉल्व तो नहीं कर सकते, सॉल्व तो वही करेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम होता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ चेंज नहीं होना, कोई आपको बोरो नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है वही रहेगा, बस जो चीज आप सीट में बनाते थे वो ऑब्जेक्टिव में टिक करना है। आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लास्ट में टिक करना पड़ेगा। हर तरीके के सवाल मैंने इसमें डाल दिए हैं, थ्योरी से लेकर के, बैलेंस शीट से लेकर के, कैलकुलेशन से लेकर के केस स्टडी तक, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आंसर में कोई हमें आगे झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एक बात थी, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेंगे और हर एक स्टूडेंट को शेयर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया, ताकि जो बच्चों के मन में डाउट है कि हमारी तैयारी का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये बात सर्टेन है, नोट कर लेना कि एग्जाम दिसंबर में होगा ही, चाहे इस मोड में हो या जो पुराना मोड था उसमें हो, मोड सेम है, बस अगर इस मोड में होगा तो जो आप लिखेंगे वो इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाएगा, इंस्टीट्यूट के पास सिर्फ फाइनल आंसर जाएगा, और अगर उस बोर्ड में होगा तो जो आप लिखते थे वो पूरा ही जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना। बस इतनी सी बात थी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 दिन तक मुझसे आंसर नहीं पूछेंगे आप, 2 दिन के बाद इसका आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं खुद यूट्यूब पे डाल दूंगा, तब तक आप खुद कैलकुलेट करके चेक करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, कुछ ऐसी चीज़ कर दी है, सब चीज़ इसमें अवेलेबल है पहले से ही। और जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, मई 2021 के लिए, जून 2021, जून 2022, दिसंबर 22, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जो रुक गए ऑनलाइन होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी उसी फॉर्मेट में करते रहिए, सारे लेक्चर, सारी क्लासेज जितनी मैंने रिकॉर्ड की हैं और जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सब एज इट इज़ वैलिड है। मैं आपको इस बात को श्योर कर सकता हूँ कि अगर ऑनलाइन फॉर्मेट एग्जाम का होगा तो यही होगा जो मैंने एमटीपी में दिया है, नहीं तो पुराना फॉर्मेट होगा तो वही चलता रहेगा। दोनों में आपके प्रिपरेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक, एग्ज़ाम की तैयारी करें और बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाएं। पेपर चाहे एग्ज़ाम सेंटर पे हो या आपके घर बैठे, आपके प्रिपरेशन से में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर ये मोड आता है तो इंस्टीट्यूट 2-4 सैंपल पेपर जरूर डालेंगे सॉफ्टवेयर ट्रायल के लिए, वो जाके आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, एज इट इज लिख करके जो टाइप करके पेपर बनाना होता है वो ACCA ने लॉन्च किया डिप्लोमा IFRS के लिए, उसके भी 1-2 कहानी बता देता हूँ। उन्होंने डिप्लोमा IFRS में 2020 दिसंबर एग्जाम के लिए मैंडेटरी कर दिया था कि आपको टाइप करके आंसर बनाना पड़ेगा, जिससे आप लोग भी डरे रहते थे। और इसके वजह से क्या हुआ है कि 5% बच्चे दिसंबर में अपीयर होने वाले हैं। और अभी मैं रिसेंटली देख रहा था 89 पाउंड जो उनकी एडमिशन फीस थी डिप्लोमा IFRS की, वो घटा करके उन्होंने 30 पाउंड कर दी है, फिर भी लोग पेपर देने को तैयार नहीं है। तो उनको चॉइस खोलना ही पड़ेगा, जैसे उन्होंने फाइनल में कर रखा है कि आप दोनों में से जो मोड चाहो वो दे दो, अब उनको डिप IFRS में भी करना पड़ेगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट ने भी वो वाला रिस्क लिया होता तो उनकी भी बड़ी हालत ख़राब होती, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर का एडवांस स्किल चाहिए और उतना अभी हम इस लेवल पे नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बढ़िया ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। इसमें किसी भी तरीके से ना आपका नुकसान होगा
और ना ही किसी तरीके से किसी और का नुकसान होगा। आपकी तैयारी एज इट इज कंटिन्यूड रहेगी, आप वैसे ही चलते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, नई बात कुछ नहीं सोचनी, और इंस्टीट्यूट को जो अपना सॉफ्टवेयर का प्रिपरेशन करना है वो करते रहेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको अनाउंसमेंट कर दी जाती है नवंबर 20 को भी, तब भी आप बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, सीधा पेपर में चले जाएंगे। मैंने सारे फॉर्मेट और खा के बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।